कुछ आंकड़े रख लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी। तो मोदी साहब ने कोई 17 सीटों पर चुनाव की, 17 असेंबली सीट्स में, और उन 17 असेंबली सीट्स का जो स्कोर है वो है कि जहां पे नरेंद्र मोदी ने 17 जगह रैलियां की, वहां पे 15 जगह जेडीएस और कांग्रेस जीत के आई है। तो सिर्फ 2 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली हैं, जिसमें 13 कांग्रेस, यानी जिन 17 असेंबली सेगमेंट्स में प्रधानमंत्री ने रैलियां की उनमें 15 जगह कांग्रेस जीती है, 13 जगह सॉरी, और 2 जगह जेडीएस जीती। एक तो ये प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। जहां वो गाड़ियों के जिक्र कर रहे हैं आप, वो गाड़ियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने बिदर डिस्ट्रिक्ट में किया था कि मुझे 91 बार गाड़ियां दी गई। तो बिदर में राजीव जी 8 सीटें हैं। उन 8 सीटों में 5 में कांग्रेस जीती है और 1 में जनता दल एस और 2 बीजेपी। एक और स्टार प्रचारक बुलडोजर वाले भाई साहब, उनका भी जरा हिसाब किताब देख लेते हैं हम। उन्होंने रैली की, धुआंधार रैली की, और बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर है और गुंडा राज हमने खत्म कर दिया है। उन्होंने मांड्या जिले में रैली की और पूरा हिंदुत्व का वो तो लेके जाते हैं पैकेज, बुलडोजर वगैरह। तो मांड्या जिले में 8 विधानसभाएं राजीव जी, जिसमें बीजेपी का जो स्कोर कार्ड है वो है 0, खाता भी नहीं खुला वहां पे। और कांग्रेस ने उन 8 में 6 सीटें जीती हैं, एक जनता दल एस ने और एक क्षेत्रीय पार्टी एसकेपी ने, सर्वोदय कर्नाटका पक्षा ने। अब एक और मजेदार बात सुन लीजिए, 13 मंत्री चुनाव हारे हैं, मैं सबके, लेकिन एक मंत्री बीसी नागेश जी का नाम जरूर लेना चाहता हूं। ये हिजाब बैन वाले मंत्री हैं और ये 17,000 वोट से चुनाव हार गए। तो ये तो मोदी साहब और योगी साहब के धुआंधार जो प्रचार था उसका रिजल्ट है। लगभग 3.5%, मीनू जी बता चुकी है कितना परसेंट जो है वो कम हुआ है वोट शेयर। और हिस्टोरिक लो तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कम बीजेपी का जो जीत का जो रहा है वो बहुत कम है, बुरी तरह, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रिसाउंडिंग डिफीट, मतलब जो ऐसी हार जो बहुत कई दूर दूर तक देखी सुनी जा सके। तो ऐसी हार का कारण क्या है? ऐसी हार का कारण है कि मोदी जी का जो पैकेज लेकर गए थे वो 91 गाली, 91 गालियां, आतंकवाद, बजरंग बली, और कर्नाटक, वहां बेंगलोर में क्या इशू उठाया था, ऐसे कोई सांप्रदायिक इशू, हाँ केरल स्टोरी। तो केरल स्टोरी, ये यही सब उनके प्रचार के तंत्र थे। अब उसको लेकर गए बेंगलुरु सिटी में, जरूर थोड़ी सी उनको, और कोस्टल कर्नाटका, इन 2 जगह बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है मार्जिनली, लेकिन बाकी जगह उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब बहुत साफ है कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स अब 20 साल पहले जाकर शुरू हो रही। और वीरेंद्र पाटिल एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद हो, लिंगायत थे, वो बड़े लिंगायत नेता थे। तब तक लिंगायत वोट कांग्रेस के पास था, जो अब वापस आया है। वीरेंद्र पाटिल के समय कांग्रेस जीती थी तो 178 सीटें आई थी राजीव जी। अभी तो 136 पे इतने जश्न मनाए जा रहे हैं। और उनको राजीव गांधी ने सैक किया, उनको हार्ट अटैक हुआ, वो लंबी कहानी में उतने पीछे नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां के बाद लिंगायत जब वो हटे तो लिंगायत में शिफ्ट होना शुरू हुआ। अब वो दोबारा आ गया है। तो उसका भी मैं हिसाब दे दूं कि लिंगायत सीट जो प्रभावित करती है 70 सीटों पे, जिसमें कांग्रेस ने जीती है 45 बार और बीजेपी ने जीती है कुल 20 सीटें।
और जब बीजेपी के साथ लिंगायत थे तो बीजेपी को 2018 में 38 सीटें आई थी। एक बार फिर बता दूं कि इस बार लिंगायत प्रभावित 70 सीटों में कांग्रेस के पास 45 लोग जीत कर आए हैं, 45 सीटें जीत कर आई हैं। तो ये तो इनकी लोकप्रियता का हिसाब किताब है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कर्नाटक का जो चेस बोर्ड है वो पूरा नए सिरे से चला जाएगा और ये 2024 तक ये रुकेगा, ये जो ट्रेंड है, क्योंकि ये जब कोई स्विंग सीट इधर उधर चली जाए तो एक समय होता है कि भाई दूसरे इलेक्शन में करेक्शन आ जाता है, लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन होता है, जब आप समाज के साथ जाते हैं। बिदर में क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट बनाया, पनिश किया उनको कि हमारे राज्य के और एक दलित नेता को आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। वहां लोगों ने पनिश किया। तो इसलिए आप देखिए कि बिदर में 8 सीटों में सिर्फ दो सीटें ही कांग्रेस के पास बीजेपी को मिली, जहां प्रधानमंत्री ने रैलियां की। जहां प्रधानमंत्री ने रैलियां की, इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर मैंने आंकड़े आपको दे दिए कि कितनी जगह उनकी रैलियां फ्लॉप रही या कोई असेंबली वो कोई जीत नहीं हासिल कर पाई। तो अब बीजेपी के पास समस्या क्या है कि एकमात्र जो उनके पास हथियार है, हिंदू मुसलमान कार्ड, अगर वो नहीं चलेगा तो फिर बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल है। बीजेपी ने कभी भी इतिहास में आज तक बीजेपी ने जब भी हिंदू मुसलमान कार्ड के चुनाव लड़ा है, बीजेपी चुनाव हार गई है। एक इलेक्शन का याद दिला दें आपको, 2004 जब उन्होंने हिंदू मुसलमान कार्ड छोड़ा और वो शाइनिंग इंडिया पे आए और वो चुनाव हार गए। बाकी उसके बाद के सारे चुनाव, उसके पहले के सारे चुनाव हमेशा ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, नफरत, मंदिर मस्जिद, इसी पे चुनाव बीजेपी लड़ती रही है और इसी पे जीतती रही है। अगर ये कार्ड नहीं चलेगा तो मैं कहूँगा कि बीजेपी को बहुत डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, री करना पड़ेगा अपने आप को। एक बात। दूसरी बात कि अब वो इतनी गंभीर बात है राजीव जी कि मतलब कोई इंडियन ऑयल से कहते हैं कि भाई कल से आप पेट्रोल नहीं बेचोगे, कल से बिस्कुट बेचोगे आप, तो इंडियन ऑयल का मैनेजमेंट क्या करेगा? उसके सामने जो क्राइसिस होगी वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी, अस्तित्व की क्राइसिस होगी। तो ये उतनी बड़ी क्राइसिस है बीजेपी के सामने, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और दूसरी बात ये है राजीव जी कि मुझे हंसी आ रही जो उदाहरण मैंने दिया, लेकिन खैर इंडियन ऑयल से माफ़ी के साथ। दूसरी बात कि देखिए बीजेपी ने क्या किया है राजीव जी, कि पहले भी इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूं कि जो तिकड़ी थी वाजपेयी, जोशी और अटल की, अडवाणी वाजपेयी जोशी की जो तिकड़ी थी, इस तिकड़ी ने बहुत मजबूत सेकेंड लाइन बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जो फाउंडिंग मेंबर थे तीन, उन्होंने बहुत पावरफुल सेकेंड लाइन बनाई थी। नरेंद्र मोदी तो उसकी उस सेकेंड लाइन में भी नहीं थे, ये तो थर्ड लाइन में थे। सेकेंड लाइन में अरुण जेटली थे, सेकेंड लाइन में राजनाथ सिंह थे, सेकेंड लाइन में सुषमा स्वराज थी, तमाम सारे नेता हम आप जानते हैं, वेंकैया नायडू थे, तमाम लोग थे। साउथ के अनंत कुमार थे, कर्नाटक, जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को एस्टैब्लिश किया, वो थे। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी काट दी। अब ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। अब कोई बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद नंबर 1 से नंबर 10 तक कोई नहीं है। तो ये बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा आगे आने वाले वक्त के लिए। और इसको मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। आप तुलना कीजिए बाकी पार्टियों से। आरजेडी में दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, यंग लीडरशिप। लालू यादव कमजोर हैं, बीमार हैं, तो संभाल लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मुलायम सिंह नहीं रहे दुनिया में, तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर ही बन चुके हैं और सेकंड पीढ़ी आ गई है।
ममता बनर्जी की सेकंड पीढ़ी आ गई है, डीएमके की दूसरी पीढ़ी शासन कर रही है, बाल ठाकरे की दूसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री रह चुकी है, और ये सारे लोग, जयंत चौधरी इसको भी गिनिए आप, ये सारे लोग अगले 20 साल तक पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहने वाले हैं। इनकी उम्र भी देखिए, अगर आप राहुल गांधी को भी इसमें शामिल कर लीजिए तो अगले 20 साल तक ये लोग रेलिवेंट रहने वाले हैं। बीजेपी में इस लेवल का कोई नहीं है। किसको खड़ा करेंगे? तेजस्वी सूर्या को आप इनके साथ खड़ा करेंगे? सिंधिया जी को खड़ा करेंगे? किसको खड़ा करेंगे आप? तो ये बड़ी क्राइसिस बीजेपी के सामने है कि इनके पास ना नंबर 2 है और ना इनके पास अभी ये टेस्ट करना। एक और चुनाव अगर इसी मुद्दे पर ये हार गए तो इनके पास से फिर बिस्कुट बनाना पड़ेगा पेट्रोल की जगह, इंडियन ऑयल की तरह।